नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पीएम मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट का ब्रिक्स की मीटिंग में एक वीडियो जो है वो है जिसे लेकर पीएम मोदी का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। विपक्षी नेता ट्रोल कर रहे हैं, आम जनता जो है वो सवाल उठा रही है और कटाक्ष कर रही है। किस चीज को लेकर आगे आपको बताएंगे। दरअसल भाजपा द्वारा भारत में तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की ही जाती है, खूब की जाती है। आप जानते हैं चुनाव आते ही शुरू हो जाती है। पीएम मोदी भी कभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश नहीं देते, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं करते। केवल कटोगे तो बटोगे का नारा देने वाली जो बीजेपी है वो इस तरह का रवैया अपनाती है। लेकिन विदेश में जाकर पीएम मोदी एकदम से शांति के मसीहा बन जाते हैं, शांति के दूत बन जाते हैं और मुस्लिम नेताओं के साथ साथ उनका याराना जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर अरब देशों के मुस्लिम नेताओं के साथ पीएम मोदी की तमाम तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती हैं। देखा था आपने पिछले महीने जब वो गए थे तो वहां पर मस्जिद में भी गए थे और खूब बढ़िया बढ़िया फोटोज भी उनकी सामने आई थी। तो ब्रिक्स की मीटिंग में भी कई ऐसे वीडियो और फोटो सामने आए हैं जिसके बाद से पब्लिक सवाल खड़े कर रही है। तो आज हम पीएम मोदी की इस विदेश यात्रा को लेकर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में अमित शाह को सीधे सीधे धमकी दे दी गई है चुनाव प्रचार ना करने की, और भी कई तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। महायुति में एकदम ही रार मची हुई है, मार मची हुई है, जिसकी वजह से आज मीटिंग भी बुलाई गई है अमित शाह के द्वारा और सभी लोगों को महाराष्ट्र में जो है दिल्ली बुलाया गया है। तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, विद्रोह हो गया है, तो उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अन्य भी कई मुद्दों को लेकर। तो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जब फोटो सेशन की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी वहां पर पहले से खड़े हुए थे। यूएई की प्रेसिडेंट आते हैं तो पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं। काफी देखिए यारी दोस्ती की बात होती है। इसके बाद जो है फोटो सेशन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो आगे निकल जाते हैं। देखिए जब भी ये फोटो सेशन खत्म हुआ तो ये जो दोनों नेता हैं वो आगे निकल गए और इसके बाद जब पीएम मोदी पीछे रह जाते हैं तो उसके बाद यूएई की प्रेसिडेंट के साथ गलबैया करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। पीठ पर पीएम मोदी ने हाथ भी रखा हुआ है, हंसी मजाक चल रहा है और इसी को लेकर जो है लोग काफी ज्यादा सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी की ये सारी चीजें जो है वो भारत में क्यों नहीं होती हैं। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ये तस्वीरें वायरल हो रही है। देखिए खुद तो पीएम मोदी ने ही शेयर किया है और माय ब्रदर लिख रहे हैं वो। और इसके बाद जो है सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं के साथ या आम पब्लिक के साथ भारत में इतनी नजदीकी क्यों नहीं नजर आती है। इसे लेकर आम पब्लिक सवाल उठा रही है। आपको क्या लगता है सर? जय संविधान। देखिए निधि, आप ये बताइए, आपने मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक बार भी किसी हिंदुस्तानी को गले लगते उनको देखा है? एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें वो राजनाथ सिंह के गले मिले हों, गडकरी जी के मिले हों, अमित शाह के मिले हों, नड्डा जी के मिले हों। किसी के गले मिलते देखा है आपने? अच्छा, अपने देशवासियों से, भारतवासियों से माननीय मोदी जी को इतना भी प्रेम नहीं है कि उनसे गले मिलने। और विदेश में जाके देखिए, मैं हूं शुद्ध सनातनी। मैं तो अगर पता चल जाए कि फलाना आदमी जो है गौमांस खाता है उसको दूर से ना मिलूं। बाकी ठीक है, अपने देशवासियों से मेरे को प्यार है, मोहब्बत है, जात और धर्म का कोई आधार नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सनातनी हूं तो किसी गौमांस खाने वाले को मैं गले नहीं लगूंगा। ये जाके गले लग जाते हैं उन लोगों के जो गौमांस खाते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं गुजराती हूं, ये जो बिजनेस है ये मेरे खून में बहता है, ये वास्तविकता है। देखिए, उनके लिए अमीर आदमी जो है इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मुसलमान जो अमीर हैं वो इंपॉर्टेंट है। हिंदू भी अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, करोड़पति और अरबपति हैं। आप जरा एक गरीब आदमी से आप किसी ठेले वाले से, किसी कुली से, किसी सब्जी वाले से, या और छोड़िए अखिल स्वामी से, जिस दिन अखिल स्वामी से गले मिल लेंगे मैं कहूंगा हाँ मोदी जी जो है बिल्कुल सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वो केवल पैसे वालों के गले मिलते हैं, गरीब आदमी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान में भी जो पैसे वाले हैं, बोहरा समाज के लोग हैं जो बड़े अमीर हैं, दे आर रिच,
उनसे मोदी जी मिल लेते हैं, वहां जाके पता नहीं अजान भी पढ़ लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, लेकिन क्या कर ले, क्योंकि पैसे वालों से उन्हें प्रेम है। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं, बिहार वाले हैं, बंगाल वाले हैं, हम लोगों को देखिए पैसे से उतने तक मोह है, जो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि भैया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कुटुंब भी हो और कोई भूखा भी न जाए, इसके अलावा कोई धन का संग्रह करना। लेकिन अब मोदी जी की तो माया ही अलग है। अच्छा, उनके साथ एक और मुश्किल थी, अब रूस और चीन तो अलग निकल लिए दोनों, उनको पीछे छोड़ के। अच्छा, अब ये कैसे दिखाए वे विश्व गुरु हूं, अब भक्तों को कुछ तो दिखाना है, आईटी सेल को कुछ तो बताना है। भाई अगर मान लीजिए ये न हुआ होता तो हम आप पूछती, निधि पूछती, वीडियो दिखा के ये देखिए रूस और चीन तो गलवैया करके आगे निकल गए, मोदी जी को पीछे छोड़ दिया, विश्व गुरु को कैसे पीछे छोड़ दिया। तो मोदी जी को एक मैसेज देना था, उन्हें देना था कि देखो ये रूस चीन वालों ने मुझे धता बका के आगे निकल गए, विश्व गुरु को इन्होंने इग्नोर किया, अब देखिए मैंने एक शेख को पकड़ा हुआ है, ये शेख है पैसे वाला, और ये पैसे के मामले में अडानी जी के 2-4 प्रोजेक्ट यूएई में लगवा देगा और कुछ इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो भैया उन्हें तो अडानी जी से लेना देना है। तो इसलिए देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये हिंदू मुसलमान को तो प्रश्न ही नहीं है, उन्हें मतलब है केवल अमीरों से। अच्छा, इसी की तुलना में अब राहुल गांधी को देखिए, अगर राहुल गांधी इस मीट में होते, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, अगर राहुल गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर गए होते, जो अफ्रीकन देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते वो उनसे हाथ मिलाते, उनके साथ चलते, क्योंकि ये हम लोगों का सिद्धांत है कि जो दबाया हुआ है, जो कमजोर है उसका हाथ पकड़ो। अरे मजबूत का हाथ तो देखिए सब पकड़ लेते हैं। तो अब रूस और चीन वाले आगे निकलते हैं, उन्होंने यूएई वाले का हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है। अरे यही यूएई वाला कल गरीब बन जाएगा, मोदी जी इसको भी नहीं सेटेंगे, इससे भी नहीं बात करेंगे, वो अमीर आदमियों के साथ चलना उनको पसंद है। एक फोटो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने, वो ठीक है किसी के पैर धो दिए, नाटक कर दिया, जिसके पैर धोए वो कौन थे हमें क्या पता, लेकिन किसी गरीब आदमी या मध्यम वर्ग के आदमी को गले मिलते आप मोदी जी की एक फोटो दिखा दीजिए। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसी फोटो उनकी मिलेगी ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। ये एक और देखिए ये तस्वीर है और ये शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, और वो लिखते हैं मित्र को बटोगे तो कटोगे योजना समझाते हुए। देखिए योगी जी का भी एक पोस्टर वायरल हुआ था काफी ज्यादा, बटोगे तो कटोगे करके महाराष्ट्र में, और इसी तरह के बयान सारे ही बीजेपी के नेता देते हैं। तो इस तरह का कटाक्ष जो है वो किया जा रहा है पीएम मोदी पर, कि क्या यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मित्र को जिनके साथ गलबैया कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नहीं नहीं, देखिए वो केवल हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, अगर अगर ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमानों के वोट उनको मिल जाएं, वो हिंदुओं को भी ताक पे रख देंगे। देखिए अब हम हिंदुओं के तो हितों को ताक पे रख ही दिया गया, जब भैया भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है, अपूर्ण मंदिर है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी गई। और उसके बाद देखिए हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, यहाँ पे बटोगे कटोगे केवल हिंदुस्तान के लिए है। अच्छा, जहां मुस्लिम मेजोरिटी होगी वहां ये भी नहीं कहेंगे, जैसे इनके किरण रिजिजू साहब हैं या इनके गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने स्टेट में अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं गौ मांस हम बंटवा देंगे और गौ मांस से हमें कोई परहेज नहीं है। अच्छा, ये तो भक्तगणों को नहीं समझ में आता, क्योंकि उनका जो चीज का सेवन करते हैं वो हम नॉर्मल आदमी तो करते नहीं, उनका सेवन, उनका खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ अलग है। लेकिन वो लोग जो है इस बात को भी नहीं समझते, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर गौमांस खाने की भी वकालत करते हैं, और जहां पे गौमांस को खराब माना जाता है वहां पे उसका विरोध करते हैं, उसके लिए एक सड़क चलते हुए आदमी को मार देते हैं। लेकिन ये लोग विरोधाभास नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है सर, इसीलिए विपक्षी नेता से लेकर आम जनता तक सवाल उठा रही है कि ऐसा प्यार भारत के मुसलमानों के साथ पीएम मोदी क्यों नहीं दिखाते, और इतनी मोहब्बत कभी भी भारत के मुस्लिम नेताओं के साथ में भी दिखाई जानी चाहिए। खैर एक और वीडियो है सर, और ये वीडियो देखिए कि काफी ज्यादा वायरल है कि पीएम मोदी जो है हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग जो है वो हाथ मिलाते नहीं है, और देखिए किस तरीके का जेस्चर उनका दिखाई दे रहा है। तो इसी को लेकर जो है आम पब्लिक कह रही है कि पीएम मोदी जो है वो चीन की तरफ कितना हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन तो कोई उनको भाव ही नहीं दे रहा है। नहीं, क्यों देगा भाई, आप सोचिए ना, क्यों देगा।
क्योंकि आप ये सोचिए, आज हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, नाटो कंट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, वो केवल एक है, केवल एक। वो ये है कि हम चीन के बगल में बैठे हुए हैं और चीन से टक्कर लेने के लिए, उनके समकक्ष खड़े होने के लिए हमारे पास क्षमता है, बस, दैट इज ऑल। अच्छा, अब आप जो है अमेरिका कनाडा से तो भिड़े हुए हैं, उनके लोगों को घुस के मार रहे हैं। अरे यार, अगर मारना ही है, मेरे हिसाब से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अरे अमेरिका की बजाय चीन के अंदर घुस के किसी को मार देते। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे क्या करते हो? बल्कि एक आपने किस्सा सुना होगा कि एक महिला गई अपने 6-7 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। उसने जाके कहा टीचर से कि मेरा बच्चा दिल का बड़ा कमजोर है, इसको सीधे मत पीटिएगा, अगर इसको चाहे तो बगल वाले को पीट दीजिएगा, ये समझ जाएगा, क्योंकि इसका दिल बड़ा कमजोर है। ये उसी प्रकार की स्थिति हो रही है। अरे भैया, आपकी कीमत ही हिंदुस्तान की इसलिए है कि आप चीन के बगल में बैठे हैं और उसको टक्कर दे सकते हैं। आप चीनी के गोद में जाके बैठ गए। अच्छा, फिर मैं कल गोदी मीडिया में गया था, वहां डिस्कशन हो रहा था। वो कह रहे हैं 62 में ये हो गया, हमारी ये जमीन खरीद ली, वो जमीन ले ली, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। अरे यार, जो मान लीजिए चीन ने उस जमाने में कोई जमीन ली थी, मान लीजिए, मान लेते हैं। अच्छा, अब जो 2014 के बाद ली गई वो तो आप मानने को ही तैयार नहीं है, जबकि अरुणाचल के लोग कह रहे हैं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि उनके लोग बस्तियां बना रहे हैं और वो सैटेलाइट पिक्चर में, लेकिन आप तो झूठ उसको डिक्लेयर कर देते हैं। मान लीजिए, अच्छा, जो जमीन ली मान लीजिए हिंदुस्तान की, निधि ये बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जमीन थी या भारतवर्ष की जमीन थी? भारतवर्ष की जमीन थी ना वो। भाई, आज भी अगर चीन ने भारतवर्ष की जमीन पे कब्जा लगाए हुए बैठा हुआ है, तो आप कहे उसे दोस्ती बढ़ा रहे, उसे झूला झूला रहे। भाई, हमारा तो देखिए खून खोलता है, मेरा तो खोलता है, भक्तों को अब खोले ना खोले, मेरा तो खून खोलता है। देखिए, चीन को बचपन से घुट्टी में हमको पिलाया गया है, और 142 करोड़ लोगों में ये 20-25 लाख जो भक्त हैं और आईटी सेल वाले हैं और 2 रुपल्ली वाले हैं, इनको छोड़ दीजिए और गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के गांव चले जाइए, कस्बे कस्बे चले जाइए, सबसे प्रश्न पूछिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सब कहेंगे चीन है। अच्छा, चीन से आप दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में अमेरिका कनाडा को नाराज कर रहे हैं, उनके यहाँ घुस के मारते हैं। पहले कह रहे थे वह लाल आंखें दिखाएंगे चीन को, अब चीन को लाल आंखें। अच्छा, चीन का अभी मामला फंसा हुआ है, वो अभी ताइवान के अंदर अटैक करने वाला है 6 महीने के अंदर, कई बार कह चुका हूं मैं, और उसके बाद वो ताइवान को मिला लेगा और अमेरिका बोल नहीं पाएगा, बहुत दूर बैठा हुआ है, चीन बगल में बैठा हुआ है। जब वो ताइवान को निपटा देगा, क्योंकि वो भारत से उसका बहुत बड़ा बॉर्डर है, भारत जैसे शक्तिशाली देश से इस समय 6 महीने वो कोई पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए हमको चुप करके बिठाया है। उसके बाद घुस जाएगा, फिर आप कहेंगे लद्दाख में भी नहीं आए, अरुणाचल में भी नहीं आए, सोनम वांगचुक भी गलत बोल रहे हैं, अरुणाचल के एमपी भी गलत बोल रहे हैं, और उसके बाद जो है आप जाके चीन जैसे दुष्ट राष्ट्र पे आप भरोसा कर रहे हैं। भैया, उससे कम दुष्ट तो पाकिस्तान है, वहां भी जाके बिरयानी खा लेते हैं। तो देखिए, हम तो एक बात है स्पष्ट, मेरे तो रग रग में ये भावना है, हम तो चीनी झालर नहीं खरीदते, हम तो चीनी सामान नहीं खरीदते। अच्छा, व्यापारियों के साथ बड़ी मुश्किल है, अब वो सामान खरीद के बैठे हुए हैं। अच्छा, जनता जो परचेजर है उसकी वह बड़ी समस्या है। अब वैसे तो उन्होंने सोशल मीडिया में भक्त लोग अभी तक चला देते कि चीनी सामान मत खरीदो, चीनी सामान मत खरीदो। अब चीनी सामान न खरीदे, मोदी जी तो कह रहे हैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त चीन है। तो भैया, ये कौन सी विदेश नीति है? डोनाल्ड ट्रंप की कन्वेंसिंग कराते हैं जो विश्व में आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, इस बार चुप साधे बैठे हुए हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप की कन्वेंसिंग कर रहे हैं, ना कमला हैरिस की कर रहे हैं। अरे भैया, कमला हैरिस तो हिंदुस्तानी मूल की लड़की है, उसकी कन्वेंसिंग तो कर दो, लेकिन मत करो यार, वो करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कमला हैरिस जीते और भारत मूल की महिला जीते। लेकिन अब मोदी जी की माया तो मोदी जी जाने। बिल्कुल सही बात है सर, मोदी जी की माया मोदी जी जाने कि क्या विदेश में करते हैं जाकर और क्या देश में। दोनों ही भावनाएं उनकी अलग अलग रहती है, दोनों जेस्चर अलग अलग रहते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चाएं हैं महाराष्ट्र को लेकर कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन यानी कि महायुति के बीच विवाद कम हो ही नहीं रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि दिल्ली में बैठे शीर्ष नेताओं को इसमें दखल देना पड़ रहा है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। खासतौर पर मुंबई और जो ठाणे क्षेत्र की 4 सीटें हैं,
इसको लेकर ये विवाद बढ़ा है, क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया है कि एकनाथ शिंदे के नेताओं ने ये धमकी दे डाली है कि चुनाव प्रचार भी हम नहीं करेंगे। ऐसे में अब बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है और खासकर कि अमित शाह अब इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने में लगे हुए हैं। और जहां के लिए ये पूरा बवाल हो रहा है, इन 4 सीटों पर बीजेपी ने क्योंकि अपने 99 कैंडिडेट्स वाली जो लिस्ट जारी की थी, तो इन 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए थे, जबकि सालों से वहां पर शिवसेना चुनाव लड़ती आ रही है और बीजेपी ने वो अपने पाले में डाल ली, जिसके बाद उन्हीं 4 सीटों को लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ा है कि एकनाथ शिंदे उसी के पीछे है, अजित पवार उसी के पीछे है, बीजेपी उसी के पीछे लगी हुई है, सब के सब 4 सीटों को लेकर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ तक कि चुनाव प्रचार करने की भी ना करने की धमकी दे दी गई है। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर बाला साहब ठाकरे किसी की इज्जत किया करते थे, बाकी तो वो बिल्कुल जिसको मनाता था डांट देते थे और उनके सामने किसी के बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। वो जानते कौन थे? ठाणे एरिया के आनंद दिघे। और ये जो एकनाथ शिंदे हैं जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये आनंद दिघे के ड्राइवर थे। आनंद दिघे की इतनी इज्जत है ठाणे एरिया में कि आनंद दिघे, और ये उनके शिष्य माने जाते थे क्योंकि उनकी गाड़ी चलाते थे, उनके नजदीक आ गए, आनंद दिघे इन पे प्रसन्न हो गए। और आनंद दिघे की जितनी इज्जत है, बल्कि जब पहली सरकार बनी थी तो उसमें लिखा गया था कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के आशीर्वाद से ये सरकार बन रही है। आनंद दिघे इतने बड़े कद के नेता हैं, उनके भतीजे को एकनाथ शिंदे के खिलाफ ठाणे से इलेक्शन लड़ा दिया है उद्धव ठाकरे ने। अच्छा, अब मुश्किल क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। हम भी वीडियो के माध्यम से बार बार कोशिश कर रहे थे, हो सकता है किसी ने वीडियो देख ली हो। वो बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि अजीत पवार का और एकनाथ शिंदे का इन्होंने बोरिया बिस्तर बांध दिया है। ये बेईमानी करवाएंगे चुनाव आयोग के माध्यम से, और जो 155 सीटें लड़ेंगे उसमें 110 120 खुद जीत लेंगे। और ये एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को 20-20 25-25 सीटों में समेट देंगे, क्योंकि करना तो चुनावी आयोग के है, ईवीएम में तो हेरा फेरी करनी है। जैसे इन्होंने चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया, इस इलेक्शन में ये जीतेंगे ये कह के कि भैया तुम लोग 20-20 सीट वाले हो, अब किनारे बैठो, हम महाराष्ट्र में राजनीति करेंगे, तुम खत्म हो गए। ये बात समझ में आ गई है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कि भैया ये हमें निपटाने के चक्कर में है। जैसे इन्होंने सबको निपटा दिया, वाईएसआर कांग्रेस को निपटा दिया, बीआरएस को निपटा दिया, बीजेडी को निपटा दिया, अकाली दल को निपटा दिया, इंडियन नेशनल लोक दल को निपटा दिया, इसलिए इन लोगों के आंख कान खुल गए। तो देखो, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है इस बार की। लेकिन वहां है शरद पवार। अच्छा, 85 का मतलब क्या है? जरा इसका विश्लेषण करो। इसका मतलब यह है कि हमारे में बराबर की लड़ाई है, हम लोग एक दूसरे का बराबर का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी कर नहीं सकती। बीजेपी को तो दिखाना है कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है एकनाथ शिंदे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है अजीत पवार, हम हैं। अच्छा, ये अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी लगेगा यार वहां तो उद्धव ठाकरे को। अच्छा, शरद पवार तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे भाई, वो तो हमेशा कम सीटों में लड़े हैं कांग्रेस से। अब बराबर 85। अच्छा, बाकी जो 20-25 सीटें बची उसमें कांग्रेस को 10 सीटें दे देंगे, 5 उद्धव ठाकरे को दे देंगे, तो अल्टीमेटली तो 100 सीटें कांग्रेस की हो जाएंगी, 85-90 सीटें उद्धव ठाकरे की हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी भी खुश हो जाएगी। और उसके बाद सब लोग जो है आनंद से मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ेंगे। आज यहाँ जूतम बाजार बची हुई है, इसलिए बची हुई है कि अजीत पवार सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गए हैं महायुति की। और अब मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करूं, इनका ये ले तो आया इस भतीजे को। अच्छा, भतीजा चक्कर में है कि चाचा ले ले मुझे तो मैं वापस चला जाऊं, यार यहाँ तो हारना पड़ेगा। सही बात कह रहे सर। और देखिए, अब महाराष्ट्र में तो हो गया सीट बंटवारा भी और सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। अब देखिए, यहाँ यूपी में क्योंकि 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, तो अखिलेश यादव ने कल अपने जन्मदिन पर रात को बड़ा ऐलान कर दिया और जो है साफ बता दिया कि चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन सिंबल एक ही होगा और वो है साइकिल। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट भी लिखी है और पोस्ट लिखते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकता की बात की है
और वो कहते हैं कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन के लिए सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता, एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। तो ये इन्होंने इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर भी बातें लिख दी हैं सर, और बता दिया है कि सभी सीटों पर अब चुनाव जो है वो सपा लड़ेगी और कांग्रेस इस बात पर राजी हो गई है। क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, राजी तो पहले ही हो गए थे। ये तो एक अपना नौटंकी चल रही थी और नौटंकी पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को, चाणक्य को लपेट लिया। अच्छा, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सारे के सारे जो है आज जेएमएम में लाइन लगा के खड़े हुए हैं वहां पे जाने के लिए। अच्छा, बाबूलाल मरांडी को भी इन्होंने किनारे लगा दिया है। ये भी खबर उड़ रही है कि चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम में वापस जाने वाले हैं। अरे ये तो इन लोगों के लिए मुश्किल ये हो गई है, अब ये भरोसा नहीं है कि भैया इनको एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को सीटें तो देनी है। अच्छा, उसमें से अगर 20-20 सीटें जीत गए और वो सीटें लेके वो उद्धव ठाकरे और चाचा शरद पवार के पास चले गए तो महायुति की तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। अखिलेश यादव ने इतनी परिपक्वता का परिचय दिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी परिपक्वता का परिचय दिया है। भाई देखिए, इस समय महत्वपूर्ण है जीत, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा। बाकी हम लोग भी नाराज हो जाएंगे, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। मेरे को कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर देश के अंदर तानाशाही आई, अच्छा सारे तानाशाह को दोस्त बना रहे हैं मोदी जी, सारे देश के, विश्व के तानाशाह। एक पुतिन साहब हैं, वो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं आजकल। एक वो चीन का राष्ट्रपति है, वो भी एक तानाशाह है, वो इनका अच्छा दोस्त है। अच्छा, उधर इजराइल एक तानाशाह है, वो इनका दोस्त है। अच्छा, जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनसे पंगा ले रहे हैं। भाई कनाडा एटलीस्ट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इनकी डेमोक्रेसी से तो पट नहीं रही है, ये डिक्टेटर्स के साथ जा रहे हैं। तो ये बात जो राहुल गांधी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई। अरे अगर डिक्टेटरशिप नहीं आई तो केवल डिक्टेटर से दोस्ती क्यों कर रहे हैं, अब डेमोक्रेट से दोस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा सर, यहाँ पर बीजेपी कई दिनों के बाद कहने के बाद और काफी ज्यादा फजीयत होने के बाद आखिरकार उन्होंने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है यूपी उपचुनाव के लिए, लेकिन 2 सीटें अभी भी खाली छोड़ दी हैं। क्या सर यहाँ पर मतलब इतनी घबराहट यूपी में क्यों हो रही है? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों का ये असर दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, देखिए घबराहट तो इसलिए दिखाई देगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। देखिए, केवल एक कंफ्यूजन जो इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया था, वो कंफ्यूजन अखिलेश यादव समझ गए हैं। वो बात सब लोग समझ गए, तेजस्वी यादव भी समझ गए। पहले भी हुआ कि साहब जेएमएम से समझौता नहीं हो रहा है और तेजस्वी यादव नाराज हो गए और मनोज झा ने ये कह दिया, फलाना हो गया। बाद में सारे समझौते हो गए, क्योंकि समझौते पहले से तय थे कि थोड़ी नौटंकी करेंगे, इसकी इतनी सीटें तुम्हें दे देंगे। समाजवादी पार्टी ने जो 5 सीटें अनाउंस की थी पहले, वो भी वहां पे जो आपका वो है उसके समझौते से किया था, उनके स्वीकार्यता से किया था। तो देखिए, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक राजनीतिक परिपक्वता, उसका एक चौतर्य का परिचय दे रहे हैं। अच्छा, शरद पवार वहां बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस प्रकार से कल्पना सोरेन लड़ाई लड़ रही हैं, अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि कल्पना सोरेन से लड़ेगा कौन, वहां ये हेमंत सोरेन से कौन लड़ेगा। वहां पे जो है वो अपने उद्धव ठाकरे साहब ने आदित्य ठाकरे को भी इलेक्शन लड़ा दिया है, वो भी 100% जीत जाएंगे। तो हर जगह पर नाना पटोले साहब की भी इज्जत बढ़ गई, शरद पवार की भी बढ़ गई, उद्धव ठाकरे की भी बढ़ गई। कहीं कोई छोटा नहीं, कहीं कोई बड़ा नहीं। इधर अजीत पवार अपना अलग चाचा के चक्कर में, और एकनाथ शिंदे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आनंद दिघे के भतीजे पुणे, वहां पे थाने एरिया के अंदर आनंद दिघे की वो इज्जत है। अगर वहां एकनाथ शिंदे की कोई इज्जत है तो जस्ट बिकॉज ही वॉज क्लोज टू आनंद दिघे।
जी बिल्कुल सर। और आप बात करेंगे कल प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जब नामांकन दाखिल किया, उसके बाद बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, मतलब इस ऐसे-ऐसे वीडियोज़ वायरल कर रही है प्रियंका गांधी को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कि उसको सुनकर हँसी आएगी, देखकर हँसी आएगी। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो अभी अगर मिलता है तो मैं भी दिखाऊँगी कि कुछ हरे झंडे लिए हुए लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो बताया जा रहा है कि ये क्या प्रियंका गांधी भारत में नामांकन कर रही हैं या फिर पाकिस्तान में? इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। दूसरा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि वो कमरे के बाहर से झाँक रहे हैं। उनको जो है नामांकन के अंदर नहीं आने दिया गया। ये इस तरीके की चीज़ें लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने आ गई है। क्या कहेंगे सर? नहीं, अच्छा ये बताओ निधि, हरे झंडे में क्या परेशानी है, हरे रंग में क्या परेशानी है? भाई निधि ये बताओ, तुम जितनी सब्जियां खाती हो उसमें कितनी हरी खाती हो, कितनी नारंगी खाती हो, कितने भगवा खाती हो? भगवा एक संतरे के अलावा तो कोई भगवा मेरे को याद नहीं है। नारंगी होगी, संतरा होगा, इसके अलावा कोई भगवा कोई कलर की सब्जी है नहीं। अच्छा, प्रकृति ने भैया हरे रंग को इतना महत्व क्यों दिया? ब्रह्मा जी तो हमारे सृष्टि के निर्माता तो ब्रह्मा जी है ना। तो ब्रह्मा जी ने इतना न्याय क्यों किया कि सारी की सारी पृथ्वी का सारी प्रकृति उन्होंने हरी बना दी? तो इसका मतलब क्या वो भी इस्लाम धर्म का समर्थन करते थे क्या? वो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे क्या? अरे अच्छा, जब भगवान इंद्र बारिश कराते हैं या जो हवा चलती है, जो वायु देवता हैं, ये अगर मान लीजिए ये अगर केवल हिंदू होते तो ये केवल पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में पानी क्यों बरसाते, वहां हवा क्यों चलती? ये मूर्खता की बातें हैं। देखिए सीधी सी बात यह है, ना हरा किसी का है, ना बैगनी किसी का है, ना गेरुआ किसी का है, ना कोई किसी का है। हमारे हिंदुस्तानियों का तो एक है, केवल एक। इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता, वो है मेरा तिरंगा। जान से ज्यादा कीमत का अगर कोई कलर है तो वह है ट्राई कलर। इसके अलावा आप कहिए हरा उसका, नीला उसका, पीला उसका, कोई हरा पीला नीला नहीं है। अच्छा निधि ये बताओ, जो छोटा बच्चा होता है, अभी आपका मान लीजिए भतीजा हुआ है, अब भतीजा जो है साल भर का होगा, उससे पूछिएगा तुम्हारा धर्म क्या है, वो नहीं बता पाएगा। तुम लोग उसको कान में भरोगे, बाबा दादी भरेंगे, नाना नानी भरेंगे, तुम हिंदू हो, ये तुम्हारे संस्कार हैं और ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होगा उसके दिमाग में मुसलमान इस्लाम भर दिया जाएगा। जो सिख, मतलब हम लोग जो है बचपन में इसलिए निर्विकार थे, हमें पता ही नहीं था कि हम किस धर्म जाति के हैं। धीरे धीरे हमारे ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया और अब ये हमारे रगों में बहने लगा कि हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान परशुराम को मानते हैं, हम अंबेडकर साहब को मानते हैं। ये भेद डाल दिया गया, जबकि वास्तविकता ये है, ये सृष्टि के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, ये सृष्टि का निर्माण है। ना कोई किसी से श्रेष्ठ है, ना कोई किसी से नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छूत है, ना कोई अछूत है। हम लोग जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए इस धरती में आए हैं और अपना जो भी परमेश्वर की इच्छा होगी, या अल्लाह की इच्छा होगी, या गुरु साहब की इच्छा होगी, या जीसस की इच्छा होगी, जब तक चाहेंगे हम यहाँ रहेंगे, वरना यहाँ से चले जाएंगे। तो ये जो एक दिमाग के अंदर ये भूसा भर दिया गया है, मैं धार्मिक हूं, ये मत कोई समझे कि मैं नास्तिक हूं। ये अगर कोई दर्शक ये समझे कि स्वामी जी तो सनातनी है, हाँ मैं सनातन, मैं पूजा करता हूं, मैं व्रत रखता हूं, लेकिन मैं 21वीं शताब्दी में सनातन धर्म को ले जाना चाहता हूं। 21वीं शताब्दी में मेरे देश के अंदर मैं जो धर्म चाहता हूं वो ये है कि मेरे देश के अंदर एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो बेरोजगार हो, एक भी घर ऐसा ना हो जिसमें खाने की कमी हो, एक भी घर ऐसा हो जिसके बच्चों को पढ़ने की और चिकित्सा की सुविधा न मिले। मैं ऐसा देश चाहता हूं, मैं ऐसा सनातन धर्म चाहता हूं। मैं ऐसा सनातन धर्म नहीं चाहता जहां पे बच्चों को दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े खाने के लिए और लाइन में लग के जमीन में बैठ के लोग खाना खाएं और उन्हें जानवरों की तरह खाना परोसा जाए। मैं इसको नहीं चाहता। कोई धर्म करता है, मेरे लिए वो स्वीकार्य नहीं है। ये हम लोग भगवान की, परमेश्वर की सृष्टि की वो हैं, सृजन हैं, उनके आधार हैं। और ये जो सारी चीजें की जाती हैं ये केवल राजनीतिक कारणों से की जाती हैं। भैया जो मुसलमान है अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहे, हम हिंदू अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहें, सिख अपने और क्रिश्चियन अपने, और सब अगर अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहे, आपस में ये धरती स्वर्ग बन जाएगी।
और जिस प्रकार से ये गुंडागर्दी हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, ये रेशियल जो रिपरकशंस हैं ये सृष्टि झेल नहीं पाएगी। ये विश्व जो है रहने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए गुड सेंस शुड प्रिवेल, एवरीबॉडी शुड राइज अबव द कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन एंड एवरीथिंग एंड बिकम ए ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सर, और ये देखिए वीडियो भी दिखा देती हूँ दर्शकों को कि किस वीडियो की बात हो रही है। और ये देखिए ये वीडियो है और ये झंडे हैं, और ये जो झंडे को पाकिस्तान का बता रहे हैं वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है, उसका झंडा है ये, और उसी को ये लोग फहरा रहे हैं। और भारत की एक चुनावी पार्टी है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, पाकिस्तानी के चुनाव आयोग में नहीं रजिस्टर है, भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर है। तो यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, वायनाड में प्रियंका गांधी यूडीएफ की ही उम्मीदवार है। आप देख सकते हैं कि झंडे के अलावा ये कार्यकर्ता जो है नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी के नारे लगाए गए, कांग्रेस के भी नारे लगाए गए। तो ये जो है इसी वीडियो को लेकर बताइए इतना ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, चुनाव लड़ती है, उसके बावजूद जो है बीजेपी के लोग कुछ भी फैला देंगे और बताया जा रहा है कि प्रियंका जो है वो पाकिस्तान में रैली कर रही है या फिर भारत में। खैर इसी तरह की चीजें तो बीजेपी फैलाती है और यही सारी चीजें हो रही है इस समय देश में। तो आपने ये समझाने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरीके से बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करती है भारत में, और पीएम मोदी विदेश में जाकर मुस्लिम नेताओं के साथ इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उसी को लेकर आज हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।